Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. Today we will discuss next part of our inequalities, that is solving inequalities for exponential and logarithmic terms. Besides polynomials, the linear and quadratic, these terms are also involved in the expression. Then how we will proceed for solving those inequalities. That's what we have to learn here. So अगर सबसे पहले अपन देखें तो हमने एक दो पॉइंट जो पिछले लेक्चर में हमने बोले थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उनका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, मैं उन्हीं से स्टार्ट करता हूं. सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हम जब भी फाइनल आंसर लिखें तो उस फाइनल आंसर में हम हमेशा डिनोमिनेटर के बारे में देख लें कि क्या फाइनल आंसर में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो डिनोमिनेटर को जीरो कर देता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि नो पॉइंट इन फाइनल सोल्यूशन, है ना, नो पॉइंट इन फाइनल सोल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब सोल्यूशन है. ठीक है, नो पॉइंट इन फाइनल सोल्यूशन शुड मेक डिनोमिनेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर है जीरो. नो पॉइंट इन फाइनल सोल्यूशन शुड मेक डिनोमिनेटर जीरो. ये सब टर्म्स हम यूज करेंगे इस तरीके के नोटेशंस. ठीक है, तो नो पॉइंट इन फाइनल सोल्यूशन शुड मेक डिनोमिनेटर जीरो. इसके अलावा हमने एक और पॉइंट बोला था कि क्रिटिकल पॉइंट, अगर हमारा कोई भी रूट या फिर क्रिटिकल पॉइंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होता है तो वहां क्रॉस मार्क पुट कर दो. तो इफ रूट अपीयर्स फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, देन पुट अ क्रॉस मार्क. ठीक है, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा एक और पॉइंट आपके लिए बता देता हूं मैं. जैसे हो सकता है कई बार कुछ ऐसा, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, पता था पॉजिटिव है, हमने हटा दिया. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, पता था पॉजिटिव है, हमने हटा दिया. अब मैं कभी रख देता हूं, मान लो कि कोई एक ऐसी टर्म जो कि हमेशा निगेटिव ही रहती है. अगर कोई टर्म हमेशा निगेटिव ही रहती है तो वो भी हटा दो, क्या दिक्कत है. लेकिन एक चीज का वहां भी ध्यान रखो भाई, उसने कहीं पॉजिटिव निगेटिव कन्वर्ट थोड़ी ना हुआ. ऐसा थोड़ी ना हुआ कि एक ब्रैकेट था, जैसे x माइनस 3 है, 3 के एक साइड में वो पॉजिटिव था, एक साइड में वो निगेटिव था. ऐसा थोड़ी ना है, वो ऑलवेज निगेटिव है. लेकिन ध्यान रखो, जब भी तुम कोई निगेटिव क्वांटिटी रिमूव करते हो एक्सप्रेशन से, तो तुम्हें क्या ध्यान देना चाहिए कि निगेटिव क्वांटिटी रिमूव करने का मतलब है तुमने बेसिकली उस माइनस साइन को हटाना चाहा. जब माइनस साइन को हम हटाते हैं इनइक्वालिटी से, तो ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है. तो ये वाली बात भी हम लिख रहे हैं कि इफ एन एक्सप्रेशन which is always negative, if an expression which is always negative is removed from expression, then inequality sign should be changed. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व है और थ्रू आउट निगेटिव रहता है, तो उसको रिमूव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे हम ऑलवेज पॉजिटिव को रिमूव करते थे, वैसे ही हम ऑलवेज निगेटिव को भी रिमूव कर सकते हैं. ध्यान क्या रखना चाहिए कि उसके बाद हमें इनइक्वालिटी का साइन भी बदलना पड़ेगा. देन इनइक्वालिटी साइन मस्ट बी चेंज्ड, या फिर कह लो रिवर्स्ड. इनइक्वालिटी साइन हमें बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो ये सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स हो गए. और क्या ध्यान रखना होगा, काम यहां भी वही करना है, हमको सारे रूट्स मेंशन करने हैं. ठीक है, तो प्लॉट ऑल रूट्स ऑन नंबर लाइन इन सीक्वेंस. सीक्वेंस में हमें सारे नंबर्स को रखना पड़ेगा. ठीक है, रियल नंबर लाइन पे जैसे हम पहले रखते थे, कोई डिफरेंस यहां पे नहीं आया, लेकिन डिफरेंस एक आ गया. ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ब्लू कलर से लिखूंगा. तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम सबसे राइट साइड की बात होती थी, तो सबसे राइट साइड में हम अभी तक आंख बंद करके पॉजिटिव लिखाते थे. ठीक है, और फिर अल्टरनेट साइन चेंज करने जाते थे. यहां पे क्या है कि अल्टरनेट साइन चेंज वगैरह सब करेंगे, क्रॉस मार्क पे रुकेंगे, सब काम सही है. लेकिन जो वो हम करते थे सबसे राइट में गए और वहां पॉजिटिव लिख दिया, ये नहीं करेंगे. क्या है यहाँ पे, ऐसा नहीं करेंगे कि इस तरीके का था, सबसे राइट में मान लो 9 था, 9 के आगे हम गए और पॉजिटिव लिख दिया, ये नहीं करेंगे.
ये पॉजिटिव हम क्यों लिखते थे? क्योंकि वहां पे क्या होता था कि 9, 10, 9.1 कुछ भी रख दे हम एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन हमेशा कैसा आता था? पॉजिटिव आता था। लेकिन अगर मान लो हम जब एक्सपोनेंशियल और लॉग वगैरह इन सब टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उस समय ये पॉजिटिव ना आए, हो सकता है ये उस समय नेगेटिव हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इस बार हम इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट मैं दे देता हूं कि इन इनइक्वालिटीज, ठीक है, इन इनइक्वालिटीज involving these exponential and log terms, ठीक है, लॉगरिथमिक कहो या फिर लॉग टर्म्स या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, लॉग टर्म्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, डू नॉट पुट, ठीक है, डू नॉट पुट अ पॉजिटिव साइन इन राइट मोस्ट पोर्शन, ठीक है, इन राइट मोस्ट पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट चेक द साइन, फर्स्ट चेक द साइन बाय पुटिंग सम वैल्यूज। सबसे पहले क्या करना है, हमें उस रीजन से कोई पॉइंट उठाना है और उसको एक्सप्रेशन में रखना है। हमें चेक करना है कि वो पॉजिटिव आता है या रिजल्ट को निगेटिव रखता है, तब जाकर के हम बोल पाएंगे कि वहां पे हमें फाइनली कौन सा साइन लगाना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को हम अभी रियलाइज करेंगे कुछ देर में जब अपन क्वेश्चंस लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन की बात करता हूं, मान लो हमारे पास दिया हुआ है कुछ 3 रेज़ टू पावर x माइनस 5 रेज़ टू पावर x और इनटू x प्लस 5 और दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक है। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक आध और ले लो यार, क्या ही दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मान लो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मान लो। ये हमें सॉल्व करना था। क्या करना होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में आप सबसे पहले वही काम, क्रिटिकल पॉइंट सारे आप मार्क करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर रूट्स। इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मतलब ये ब्रैकेट 0 कब होता है? समझ में आ रही क्या बात? क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते थे? जबकि ब्रैकेट 0 हो जाए, मतलब 3 रेज़ टू पावर x माइनस 5 रेज़ टू पावर x 0 कब होगा? पता ही है, x इक्वल टू 0 पे ही होगा। अब हमने कहा कि इसका एक क्रिटिकल रूट क्या आ गया? 0 आ गया है। तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करें, यहां पे क्या मिला? एक मिला -5, इसके भी 2 फैक्टर्स है ना, -4 और -3, फिर एक है -2 और इसके बाद देखिए क्या है? 0, ठीक है। अब अगर हम साइन यहां पे देखने जाएं, अभी तक हम क्या करते थे? अपन कहते थे कि सबसे राइट साइड में जाके पॉजिटिव लिखो, क्रॉस मार्क सबसे पहले देख लो। क्रॉस मार्क तो कहीं नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट एक ही बार आया है। यहां से क्रिटिकल पॉइंट -5 मिला है, एक ही बार आया है। ये वाला क्रिटिकल पॉइंट भी एक ही बार आया, इसके भी दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स एक ही बार आए हैं, है ना। तो 1 यहां से 2 3 4 5 टोटल 5 क्रिटिकल पॉइंट्स थे, सभी एक एक बार ही आए हैं। तो इसलिए हमें कोई भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आ रहा है, हमें उसके लिए कोई भी क्रॉस मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अभी तक हम क्या करते थे? यहां पॉजिटिव डाल देते थे। हमने अभी यही चीज बोली कि ये पॉजिटिव हम नहीं लगाएंगे। अपन समझें कि क्या हो रहा होगा। पहले तो क्या होता था, यहां पॉजिटिव रखते थे, क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा कोई भी नंबर एक्सप्रेशन में रखा, रिजल्ट कैसा मिलेगा? मुझे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अब देखिए आप क्या होगा, अगर मैं सिर्फ इसी टर्म को हटा दूं, है ना, तब देखिए 0 से बड़ा कोई भी टर्म रखिए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रखना सही होता। लेकिन इसने क्या किया? 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू ले ली हमने, मान लो 1 ले लिया, 1 ले लिया, तो ये देखो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे पॉजिटिव साइन नहीं बन रहा है, यहां पे साइन कौन सा बन रहा है? नेगेटिव। यहां पे फिर अल्टरनेट वही साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि स्टार्ट कहां से लिया इसने? निगेटिव से लिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके के टर्म जब भी इन्वॉल्व हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो आप इस वाले पॉइंट से आगे जाइए, कोई वैल्यू उठाइए, उसको एक्सप्रेशन में रख दीजिए। जब आप एक्सप्रेशन में रखेंगे तो अब देखिए कि एक्सप्रेशन किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। यहां पे मैंने 1 को रखा, 1 ने कैसा रिजल्ट दिया? नेगेटिव, तो मैंने यहां पे स्टार्ट किया नेगेटिव से। बाकी प्रोसेस सेम है,
बाकी हम अल्टरनेट साइन चेंजेस करते गए, कहीं क्रॉस मार्क मिला नहीं तो हमें कोई दिक्कत वैसे भी नहीं हुई। तो फाइनल सोल्यूशन की बात करूं मैं, फिर से तरीका वही होगा, ग्रेटर देन 0 वाले सोल्यूशन लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन -4 से -3 और यहां पे एक और है -2 से 0, ये हमारे पास आएगा। इक्वल टू 0 की बात करें, इक्वल टू 0 करोगे तो न्यूमरेटर के ये 0 के लिए होगा और यहां से क्रिटिकल पॉइंट था -5, तो ये न्यूमरेटर 0 कब होगा? न्यूमरेटर 0 होगा x इज इक्वल टू 0 के लिए और x इज इक्वल टू अपन देखें -5 के लिए। तो हम फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या बोलेंगे? आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू -∞ से -5, क्लोज करना पड़ेगा -5 को, यूनियन लेना पड़ेगा -4 से -3 यूनियन -2 से 0 को क्या करना है? 0 को तो हमें क्लोज करना ही पड़ेगा। यहां पे एक्सक्लूड हो गया था, यहां पे इंक्लूड किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर इस तरीके का कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ये 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। स्टेप वाइज प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्या क्या करना है? रूट्स सबसे पहले आपको निकाल करके उसको मार्क करने हैं, ठीक है, और उनके अलावा मतलब ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक और लीनियर की बात नहीं कर रहा मैं, उनका जैसा प्रोसेस था वो तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हमारे पास स्टेप्स क्या आए थे, रूट सारे मार्क करिए। राइट साइड में आप टेंशन लीजिए कि राइट साइड में हमें पॉजिटिव लगाना है या फिर नेगेटिव लगाना है। इसके अलावा एक और टेंशन लेनी थी, वो टेंशन ये थी कि हमारे पास क्रॉस मार्क लगेगा या नहीं लगेगा। क्या देखना था उसके लिए कि वो रूट कितनी बार अपीयर हो रहा है, कितनी बार वो रूट आ रहा है, ठीक है, ये चीज देखनी थी हमें। और सबसे लास्ट में एक और चीज थी कि जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा, उसमें कोई ऐसी टर्म तो नहीं जिनसे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे अपने को। सबसे पहले अगर हम देखें तो सभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इनमें तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी चीज थी नहीं, तो हमने क्या कहा कि भाई x² + 4 एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इसको अलग से डील कर लेते हैं। कैसा है ये क्वाड्रेटिक? ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको रिमूव कर लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसका डी नेगेटिव था इसलिए इसको रिमूव कर दिया। अब जब रिमूव किया तो क्वेश्चन बचा इतना। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आप मेंशन करिए। ये कितना है? इसका 2 आएगा, यहाँ 5 -2 और 3, तो सबसे छोटा -2, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3 और सबसे ऊपर 5। ये हमारे पास सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब हम सबसे राइट साइड की बात करते हैं। सबसे राइट साइड में कैसा आएगा? क्या कोई क्रॉस मार्क लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि -2 सिर्फ एक ही ब्रैकेट से आ रहा है, 2 सिर्फ एक ब्रैकेट से आ रहा है, 3 एक ब्रैकेट से, 5 एक ब्रैकेट से, कोई भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कहीं भी क्रॉस मार्क नहीं लगाए जाएंगे। अब 5 से बड़ी वैल्यू के बारे में देखते हैं। 5 से बड़ी वैल्यू अगर आप यहां पे रखोगे, मतलब मान लो 6 रख दिया आपने, 6 रखा तो हर ब्रैकेट देखो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब यहां पे इस बार पॉजिटिव साइन रहना चाहिए, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। अब हम देखें हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए चाहिए था। सोल्यूशन फाइनली क्या लिखेंगे हम? ग्रेटर देन 0 वाला। ग्रेटर देन 0 वाले में x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन क्या आएगा? 2 से 3 यूनियन क्या आएगा? 5 से ∞। नेक्स्ट पे देखिए आप इक्वल टू 0 वाले के बारे में सोचें। इक्वल टू 0 कैसे कैसे आएगा? 2 से आएगा, 5 से आएगा और -2 से आएगा। सबको कंबाइन करके आप आंसर क्या लिखोगे? तो आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू -∞ से -2, यहां ओपन यहां पे ले लिया तो यूनियन, फिर 2 ये भी ले लिया गया, 3 ओपन ही रहेगा, 5 यहां छूट गया था यहां ले लिया, तो 5 से ∞। ये बन गया हमारे पास फाइनल सोल्यूशन। ठीक है क्या? अब आप इस बात को यहां पे समझ सकते हैं कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिससे डिनोमिनेटर को दिक्कत हो? नहीं है, इसलिए ये आंसर हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखिए इसमें कितने फैक्ट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये ब्रैकेट क्रिटिकल पॉइंट देगा 0, ये देगा 2, ये देगा -2 और ये देगा 0। क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने मेंशन करना चाहा। क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करने गए तो क्या मिला? एक मिला हमें -2, एक मिला 0, एक मिला 2, यही हुआ 0। लेकिन देखिए 2 बार निकल आया, एक बार यहां से भी, एक बार यहां से भी। भाई ये भी क्या है? ये भी अपने आप में एक ब्रैकेट है ना।
ये जीरो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक बार यहां से जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, तो जीरो दो बार क्रिटिकल पॉइंट बना, मतलब कि एक क्रॉस मार्क यहां लेगा। अब हम देखते हैं आगे कि 2 के राइट साइड में कैसा रहेगा। तो आप देखो 2 की जगह अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू कोई लेते हैं, 3 रख लेते हैं, मान लो 3 इस ब्रैकेट यहां पे पुट करो, कैसा आएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि यहां पे रिजल्ट कैसा है, निगेटिव है। x इक्वल टू 3 पे एक्सप्रेशन कैसा रह रहा है, निगेटिव। ये कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन मेंटेन रहेगा क्योंकि बीच में क्रॉस मार्क पड़ गया, और यहां पे निगेटिव। हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, तो पॉजिटिव वाले में देखिए क्या आएगा, -2 से 0 यूनियन 0 से 2। इक्वल टू 0 वाले में क्या आएगा, इक्वल टू 0 वाले में आएगा हमारा 0 और 2, है ना, दो क्रिटिकल पॉइंट्स वहां भी लगेंगे 0 और 2। जब हमने दोनों का यूनियन लिया तो फाइनल आंसर आया, और वो हुआ x बिलोंग्स टू -2 से 0, यहां पे छूट गया, यहां पे मिल गया, यूनियन यहां पे देखिए 0 और 2 दोनों मिल गए। तो फाइनली हम इसको ऐसे क्लब करके लिख सकते हैं ना, -2 से 2, 0 यहां से छूटा था, यहां मिल गया, तो फाइनली हमारे पास यही आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। अब अपन एक और चीज देख लें कि क्या यहां पे कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिससे डिनोमिनेटर को दिक्कत हो, नहीं, -2 से कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कोई मतलब -2 से दिक्कत थी, लेकिन वो यहां पे पॉइंट इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या दिखना चाहिए कि भाई ये क्वाड्रेटिक जो थी इसका लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है ना, हमें तो वहां पे +1 चाहिए था, तो हमने इसको पहले अरेंज किया, 3x -3 x + 2 5x - 7 और डिवीजन में x - 1 होल स्क्वायर x + 2 होल क्यूब। इसमें से -1 आप बाहर निकालोगे, बचेगा क्या, x² + 4x + 8, माइनस साइन बाहर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब ये माइनस साइन हम रिमूव करना चाहेंगे तो इनइक्वालिटी को पलटना पड़ेगा, और इसलिए हमारा माइनस साइन रिमूव करने के बाद क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक लिखी थी, लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो चुका है। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना है, d कितना है इसका, d इज 4² - 4 × 8 विच इज निगेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने इसी को हटा लिया। अब क्वेश्चन आया हमारे पास 3x - 3 x + 2 5x - 7 डिवाइडेड बाई x - 1 होल स्क्वायर x + 2 होल क्यूब, और इसको तो रिमूव कर लिया तो बचा हमारे पास इतना केवल। अब आप अगर इसको प्लॉट करो, 1 इसका -2, इसका 7/5, इसका भी -2, तो अब आप देखो सबसे छोटा क्या है, -2 है। अच्छा, और क्या दिख रहा है अपने को, 1 दिख रहा है, और सबसे बड़ा क्या है, 7/5। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पे तो -2 एक बार यहां से आया, 3 बार यहां से आया, तो टोटल कितनी बार आया, 4 बार, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, इसलिए यहां पे क्रॉस मार्क लगेगा। फिर इसी तरीके से देखिए 1 कितनी बार आया, यहां से 1 बार, यहां से 2 बार, मतलब टोटल 3 बार आया 1, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, यहां क्रॉस मार्क नहीं लगेगा। 1 + 2 3 बार आया ना, 3 बार आने का मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, यहां क्रॉस मार्क नहीं लगाएंगे। जबकि -2 1 और यहां पे 3 टोटल 4 बार आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पे हमें क्रॉस मार्क लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि राइट साइड में क्या लगाएं। 7/5 से बड़ी वैल्यू मान लो 2 ले लिया मैंने, 2 अगर इस पे रखते हो तो एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, 2 रखने पे देखो हर एक ब्रैकेट पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहां पे पॉजिटिव रहने वाला था। साइन चेंज करना है 7/5 पे, 1 पे भी साइन चेंज करना है, और -2 पे साइन चेंज नहीं करना है, तो हमारा ये रहा फाइनल साइन स्कीम। अब देखिए हमें चाहिए क्या, लेस देन और इक्वल टू 0 वाला सोल्यूशन चाहिए। तो देखो निगेटिव कहां दिख रहा है, 1 से 7/5, तो निगेटिव हमें दिख रहा था x बिलोंग्स टू 1 से 7/5। इक्वल टू 0 की बात करता हूं, इक्वल टू 0 कहां दिख रहा है, इक्वल टू 0 मुझे मिल रहा है 1 पे, इस ब्रैकेट ने क्या दिया है -2, और इस ब्रैकेट ने क्या दिया है 7/5, तो ये मिल रहा है हमें -2 1 और 7/5 पे। तो हम जब फाइनल आंसर इसका लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब हम लिखना चाहें 1 और 7/5 इंक्लूड करना पड़ेगा ना, 1 और 7/5 इंक्लूड करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा एक अलग से, -2 भाई छूटा हुआ था बिल्कुल अलग ही, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जिससे डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम हो, ठीक है।
अब यहां पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, 1 एक ऐसा पॉइंट है जिससे डिनोमिनेटर को दिक्कत हो जाएगी, और -2 भी एक ऐसा पॉइंट है जिससे डिनोमिनेटर को दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें से इस 1 को हटाना चाहिए। फिर से इंपॉर्टेंट बात है, ब्लू पेन यूज होगा। यहां पे 1 यूज नहीं करना था, -2 यूज नहीं करना था, क्योंकि डिनोमिनेटर को इससे दिक्कत थी। तो फाइनल आंसर क्या रहा, x बिलोंग्स टू 1 एक्सक्लूड हुआ, 7/5 से कोई तकलीफ नहीं है, और -2 को हमने अलग से ही इंक्लूड किया था, उसको भी रिमूव करना पड़ गया। तो फाइनल आंसर हमारा यहां से आएगा। तो आप बस यही ध्यान रखिए कि राइट साइड में आपको क्या लेना है, वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना पड़ेगा। साथ में आप फाइनल आंसर में ये इंश्योर करिए कि डिनोमिनेटर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 चीजें आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत आसानी से आप इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज का पोर्शन अगर हम देखें फिलहाल के लिए, जो लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि इसी चैप्टर में हम लॉग भी पढ़ने वाले हैं, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। अभी के लिए अगर हम देखें तो इतना ये पोर्शन था, इससे आपके इनइक्वालिटीज का फिलहाल फंडामेंटल्स में जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उसका आपका पोर्शन यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे आगे रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपने पहले भी पढ़ा होगा, बेसिक स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स आगे बढ़ाने हैं, बट अपन स्टार्ट करेंगे उसके थ्योरी पार्ट से। हम इसके लिए क्या बोलते थे, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, अपन ये बोलते थे कि अगर किसी पॉलिनोमियल को, ठीक है, सपोज एक पॉलिनोमियल है एक p ऑफ x, ठीक है, मतलब x के टर्म्स में है और उसको रिप्रेजेंट किया गया है p ऑफ x। अगर उस पॉलिनोमियल को हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करें, ठीक है, x माइनस अल्फा से डिवाइड करें, मतलब किसी लीनियर एक्सप्रेशन से, लीनियर पॉलिनोमियल से हम उसको डिवाइड करें, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है p ऑफ अल्फा। क्या कहा हमने, अगर किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस अल्फा से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, p ऑफ अल्फा। इस बात को समझ लीजिए, फिर से मैं एक बार स्टेटमेंट लिख रहा हूं। क्या कहा जा रहा है कि इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, बल्कि पॉलिनोमियल px कह लो, इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x minus alpha, then it leaves remainder, it leaves p of alpha। ठीक है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल px को हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ अल्फा के बराबर आता है। ये बात कही जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमने इसको अंग्रेजी में लिख दिया, बट मैथमेटिकली कहें तो इसका मीनिंग क्या है। तो आप देखिए कि एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, कुछ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है, और हमने कहा कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस 3, ये हमारा यहाँ पे डिवाइजर का काम कर रहा है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है और x माइनस 3 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। क्या करना होगा, नहीं कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे अल्फा आप देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है। इस स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट कब वैलिड है, जबकि x का भी लीडिंग कोफिशिएंट जो है, मतलब x का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करें तो वैसा ही कुछ दिख रहा है, एक पॉलिनोमियल है, x माइनस अल्फा है और हमें रिमाइंडर पूछा जा रहा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, p ऑफ अल्फा, मतलब p ऑफ 3 के बराबर। तो रिमाइंडर अगर हम कहें तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 और माइनस 7, तो कितनी वैल्यू हो गई, 2 इंटू 27, 54 हो गया। 54 माइनस 27, 27 प्लस 15, 42 माइनस 7, 35। तो ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया जब मैं इसको x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा। तो खैर यहां तक की चीज तो आपको पहले भी आती थी, मैंने आपको बस वापस से क्या किया है कि एक बेसिक आइडिया फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर हम देखें कि अब हम किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हमें जेई मेंस लेवल कह लीजिए या जेई एडवांस लेवल पे जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, अगर हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है
इस तरीके का क्वेश्चन आई होप कि कई लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली बस इसी स्टेटमेंट का सेंस देने के लिए हम इस क्वेश्चन को एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। आपको जो और भी इससे एडवांस्ड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम मतलब इसी स्टेटमेंट पे हम डायरेक्ट एग्जांपल लेना चाह रहे हैं। क्या कहा गया कि एक पॉलिनोमियल है और उसको डिवाइड किया जा रहा है x - 2 x + 1 से। अगर आप पॉलिनोमियल को देखेंगे तो इसमें आपके पास a और b दो अननोन क्वांटिटीज हैं। उन्हीं a और b की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमें दिया गया है कि जब हम x - 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, और जब x + 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है। तो हमें a और b की अब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या करना होगा आप खुद से बताइए, खुद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या कहा जा रहा है, वैसे सॉल्यूशन पार्ट के लिए अगर मैं देखूं तो जब एक पॉलिनोमियल है इसको हम x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मेरा अल्फा से कंपैरिजन करूं तो अल्फा मेरा कितना है यहां पे 2 के बराबर, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा p(2) के बराबर आएगा। अब आप देखिए कि p(2) की अगर मैं देखूं, p(2) कितना है 2 to power 5 + 3 × 2 क्यूब -2 × 2 स्क्वायर -a × 2 - b, यही है। कितना हो गया ये 32 हो गया, 32 और प्लस 8 × 3 24, 56 हो गया, 56 - 8 48 हो गया, 48 और -2 है -b। तो अगर मैं कहूं यहां से ये वैल्यू कितनी आ रही है 48 है ना, 48 - 2a -b, ये वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू किसके बराबर दी गई है = 2। मतलब कि यहां से मेरे पास स्टेटमेंट क्या निकल करके आया कि 2a + b की वैल्यू कितनी होगी 46 के बराबर होगी। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल सकता हूं। सेकेंड इसी तरीके से देखिए, अगर मैं x + 1 वाले स्टेटमेंट को कंपेयर करूं यहां पे x - अल्फा से, तो x - अल्फा x + 1, तो अल्फा कितने के बराबर हुआ -1 के बराबर हुआ। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा p(-1) आएगा। p(-1) कितना होता है देखें फिर से, यहां पे -1 आ गया, फिर यहां पे कितना आया -3 आ गया, फिर -2 + a और -b, यही हुआ। अच्छा, अब इसके लिए वैल्यू कितनी लिखी हुई थी, ये तो 1 लिखा हुआ था, ठीक है। ये रिमाइंडर था, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ आया, लेकिन अगर जो क्वेश्चन दिया गया है वहां देखें तो ये वैल्यू कितने के बराबर थी 1 के बराबर थी। तो फिर से देखिए आप यहां से कि 1 3 4 और 2 6, तो a - b की वैल्यू अगर मैं कहूं कितनी हो गई 1 अपन कहें 1 + 6, तो हमारे पास आ गया 7। तो a - b मेरा 7 है और 2a + b मेरा 46 के बराबर है। यहां से मुझे a और b की वैल्यूज निकालनी थी। अब ये दोनों इक्वेशंस आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। ऐड कर दिया, b कैंसिल आउट हो गया, 3a = 53 ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। 3 2 5 1 6 और इधर 1 7, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पे हमारे पास 3a = 53, तो यहां से a की कुछ वैल्यू आ गई 53/3, और b की निकालना चाहें तो b कितना आएगा 53/3 - 7, मतलब 32/3। तो ये हमारे पास a और b के रिजल्ट्स हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट इस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन हमने लिया है। अब आप कहिए तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम के कहें तो उस पार्ट में है जहां पे हम कोर जेईई मेंस टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। पिछला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ऐसा ही था जो आपने पहले भी सॉल्व किया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पॉलिनोमियल px है जो कि डिवाइड किया जा रहा है x - 1 से, और उस समय रिमाइंडर 2 बचता है। जबकि जब हम x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है -1 बच रहा है। अब हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x² + x - 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में तो आपको एक चीज और ऑब्जर्व होगी कि हम ये जो टर्म हम नया क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो क्या है, x + 2 और x - 1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना। x + 2 जो दोनों ऑलरेडी यूज डिवाइजर्स थे, उन्हीं के मल्टीप्लीकेशन से हमने नया डिवाइजर फॉर्म किया है। और यही इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी रिमाइंडर्स जो हमने ऑलरेडी डिवाइजर्स यूज किए हैं, उन्हीं डिवाइजर्स से हमें फिर से नया डिवाइजर बनाया हुआ दिख रहा होगा, उनके मल्टीप्लिकेशन से बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तभी हम इस मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले तो मैं आपसे एक कांसेप्ट पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा मैथमेटिकल नहीं है, बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है, बट शायद कई लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप किसी सपोज 4th डिग्री के पॉलिनोमियल को, है ना, मान लीजिए आपने किसी 2nd डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, ठीक है।
क्या कर रहा हूं मैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से आपने किसी फोर्थ डिग्री या फिर फिफ्थ डिग्री, सिक्स डिग्री, किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड किया, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो किस डिग्री का होगा, जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री क्या होगी। क्या क्वेश्चन कह रहा हूं मैं कि जैसे मान लीजिए हमने उठाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये मेरा डिवाइजर है, और इस डिवाइजर से मैंने किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, है ना। अब पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, हो सकता है कि पॉलिनोमियल पूरा ही कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ऐसे केस में। हो सकता है कि पॉलिनोमियल पूरा ना कटे, सपोज कुछ 5 आ गया रिमाइंडर। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि क्या रिमाइंडर आ सकता है, मैक्सिमम एक रिमाइंडर जो क्रिएट होगा उसकी डिग्री क्या हो सकती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। रिमाइंडर एक पॉलिनोमियल होगा, अगर पॉलिनोमियल सपोज अगर हम कहते हैं कि रिमाइंडर 0 आया या 5 आया, तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगर हम मैं 5 की बात करूं, px इज इक्वल टू 5, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 हो जाती है। जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन उसकी डिग्री 0 हो जाती है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, सपोज सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री मैक्सिमम क्या हो सकती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार को सोचिए, अगर दिक्कत आती है तो फिर से मैं आपको आंसर के साथ प्रोसीड करता हूं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जब हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जब तक, देखिए आप, जब तक डिवाइजर में हमारे पास सेकंड डिग्री आता रहेगा क्वोशिएंट में, तब तक हम लगातार उसको डिवाइड करते जाएंगे। लेकिन कब जाकर के हमें दिक्कत होगी, मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे थे और कहीं आपके पास आया कि भाई अब तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से सपोज आप डिवाइड कर रहे थे और आपके पास 3x प्लस 5 बचा। अब आप थोड़ी ना डिवाइड कर पाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से 3x प्लस 5 को थोड़ी ना डिवाइड कर पाओगे। मतलब क्या दिक्कत होगी, रिमाइंडर जो है हमारा इस समय क्या होगा, 3x प्लस 5 एज इट इज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर की यहां पे टर्म ही नहीं आई। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब मैं किसी मान लीजिए मैं सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल से मैंने डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर जो होगा उसकी मैक्सिमम डिग्री, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हर बार रिमाइंडर किस डिग्री का होगा, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम क्या पॉसिबल हो सकता है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचे उसकी डिग्री 1 हो, यही हो सकता है। क्योंकि जब तक हमारे पास 2 डिग्री या 2 डिग्री से हायर टर्म्स होंगे तब तक तो आप डिवाइड करते रहिए, एक्स स्क्वायर है ही ना वहां पे, उससे आप डिवाइड करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बार दिक्कत कब आनी शुरू होगी, जबकि हम ax प्लस बी वाले लेवल पे आएंगे। जब हमारे पास रिमाइंडर के तौर पे ax प्लस बी दिख रहा होगा तब हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते और हमारा मैक्सिमम डिग्री यहां से क्लियर होता है कि मैक्सिमम डिग्री हमारे पास कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। इसी तरीके से मान लीजिए आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे थे, एक्स क्यूब से आप डिवाइड कर रहे थे, तो आप कब रुकेंगे, जब आपको दिखेगा कि भाई एक्स क्यूब की सारी टर्म्स खत्म हो चुकी हैं, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर वगैरह है, अब मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x की पावर n से डिवाइड कर रहे होंगे, है ना, x की पावर nth डिग्री के किसी पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स हमारा जब तक nth डिग्री का पॉलिनोमियल बचा रहेगा या फिर उससे हायर डिग्री अवेलेबल होगी तब तक आप डिवाइड करते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब एक बार आपकी डिग्री n से नीचे हो गई तब आप डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। यही चीज मैं कह रहा था, एक्स क्यूब अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर वगैरह आ गया तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर रहे थे, मान लीजिए आपके पास जो बचा है वो सीधा सीधा ax प्लस बी टाइप का है, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। तो मैंने क्या कहा कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को हम nth डिग्री के किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर की जो मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल हो सकती है वो क्या होगी, n-1 होगी। इस स्टेटमेंट को अगर आपको, मेरे ख्याल से अब तक तो समझ में आ गया होगा, और मैं इस स्टेटमेंट को आगे भी चूंकि आपको चैप्टर्स में यूज करना पड़ेगा इसलिए मैं एक बार को ये स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं। क्या कह रहा हूं मैं कि इफ अ पॉलिनोमियल px is divided by dx, ठीक है, ये डिवाइजर के लिए मैंने dx लिख लिया। If a polynomial px is divided by dx of degree n, then maximum possible degree of remainder, will be n-1। ठीक है,
अपन ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि हर बार हम भाई कहीं 0 भी रिमाइंडर बच सकता है, 5 भी रिमाइंडर बच सकता है, ठीक है, अपन ऐसा नहीं कह रहे। अपन इसीलिए बोल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री क्या होगी रिमाइंडर की मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री हमेशा n-1 तक ही जाएगी, ठीक है बात। एक्स क्यूब है तो आप एक्स स्क्वायर, अगर आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर से हायर कोई डिग्री अवेलेबल ही नहीं है, तो आप डिवाइड किसको करोगे? एक्स क्यूब के टर्म अगर आपके पास डिवाइजर में प्रेजेंट है, नहीं कर सकते। तो ये हमारा ये कंसेप्ट हो गया। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने एक लाइन में लिखा है, बहुत लॉजिकल, मतलब बहुत बड़ी इसमें मैथ्स नहीं है, बहुत आप सिंपल कॉमन सेंस से इस चीज को, आप स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, लेकिन आपने ऑलरेडी यूज नहीं किया होगा इसलिए थोड़ी सी नई दिख रही है, ठीक है। तो आप देखिए कि हमने क्या किया, px को हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं वापस से। अगर यहां देखें तो हमारे पास जो ऑलरेडी 2 डिवाइजर्स थे उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन यहां पे भी एक और डिवाइजर दिया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो क्या करना होगा, देखिए हम कह रहे हैं कि हम किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने वाले हैं। अब इस स्टेटमेंट का यूज कीजिए, जब हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कैसा बच सकता है? हमारे पास रिमाइंडर मैक्सिमम 1 डिग्री का ही बच सकता है, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे थे, मतलब आप n की वैल्यू 2 थी, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कहां तक हो सकता है? 2-1 डिग्री का मैक्सिमम। तो इसका मतलब फर्स्ट डिग्री से ज्यादा डिग्री नहीं हो सकती है रिमाइंडर की। तो इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि रिमाइंडर मेरे पास जो आएगा, रिमाइंडर कुछ इसी तरीके का आएगा, लीनियर टाइप का आएगा, फर्स्ट डिग्री का ही आएगा। अब हमें क्या टारगेट है कि हमें a और b निकालना है। हो सकता है कभी a की वैल्यू 0 हो जाए, कभी b की वैल्यू 0 हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर अपन चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के लिए हमने कहा कि इसका रिमाइंडर कैसा होगा, ax प्लस b टाइप का होगा। अब आप देखो सॉल्व कैसे करना होगा। आपको सॉल्व ऐसे करना होगा कि आपको जब ये इंफॉर्मेशन दी गई px when divided by x-1 leaves remainder 2, तो इसने क्या बताना चाहा? इसने ये बताना चाहा कि p1 की वैल्यू कितनी होती है? p1 की वैल्यू होती है 2 के बराबर, यही बताना चाहा। px when divided by x-1, तो रिमाइंडर क्या आएगा? p1 आएगा, और p1 कितना दे दिया गया? 2। सिमिलरली हम अगले स्टेटमेंट पे बात करें तो यहां पे क्या बता दिया गया कि p ऑफ -2 कितने के बराबर है? -1 के बराबर है। ये 2 चीजें हमें बता दी गई। अब आप देखिए कि अगर मैं पॉलिनोमियल को लिखना चाहूं, ठीक है, पॉलिनोमियल मेरा px था, मैंने कहा कि इस बार मैं x² प्लस x-2 से डिवाइड कर रहा हूं, है ना, और इस बार क्वोशिएंट मान लीजिए कुछ आएगा x के टर्म्स में। रिमाइंडर के लिए मैंने कहा कि भाई मुझे रिमाइंडर पता नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके का होगा, इसमें कुछ 0 हो जाए a b में से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस ax प्लस b, ये मैंने रिमाइंडर के तौर पे लिख दिया। लिख सकते हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अपन क्या कह रहे हैं, यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई नई बात नहीं कही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप देखिए, जब मैं x को, अगर मैं इन्हीं इंफॉर्मेशंस को यूज कर सकता हूं, मेरे पास और तो कोई, भगवान ने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, तो क्या करूंगा, x की जगह पे 1 पुट करूंगा। x की जगह मैंने 1 पुट किया, क्या बना, ये वाली टर्म देखो अगर, तो ये टर्म 0 हो गई ना, 1 + 1 - 2 0 हो गई। ये इसीलिए 0 हो पा रही है क्योंकि इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से ये बना था। मतलब अगर हम कहें तो 1 और -2 इसके क्या थे, रूट्स थे ना, तो जब 1 को यहां पे रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब क्वोशिएंट कुछ भी आया हो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, यहां पे वैल्यू हो गई इसकी 0, तो बचा मेरे पास कितना, x की जगह 1 रखने पे a प्लस b, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं p ऑफ -2 की। जब हम p ऑफ -2 की बात करेंगे तो आप फिर से देखिए, चूंकि -2 इसका एक रूट है, इसीलिए क्या होगा, इसको 0 कर देगा, ये पूरा प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 के बराबर। तो यहां पे क्या बचा हमारे पास, -2a प्लस b, ये भी बात सही है। अब आप देखिए a प्लस b की वैल्यू दी हुई थी ना 2, और यहां पे देखें हम तो -2a प्लस b की वैल्यू भी दी हुई थी -1। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं क्या कि a और b की वैल्यूज क्या होंगी। यही टारगेट था अपना अल्टीमेटली कि a और b फाइंड आउट कीजिए। तो आप देखो अगर डिफरेंस लोगे तो b और b, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, आपने सब्ट्रैक्ट किया, b और b कैंसिल हो गए, यहां पे बचा हमारे पास 3a और इधर बचा हमारे पास 3, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर। a जैसे ही 1 आया आप वापस से पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर। इसने क्या बताया
कि a और b की वैल्यूज 1 होंगी। अगर a और b दोनों 1 है तो हम कह सकते हैं क्या कि आंसर के तौर पे रिमाइंडर हमारा कितना आने वाला था, x के टर्म्स में ax प्लस b होने वाला था। a और b की जगह 1 रख दीजिए, आंसर कितना हो चुका है x प्लस 1। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसमें आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि x माइनस 1 और x प्लस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पे प्रेजेंट था। क्यों ऐसा कहा गया, इस तरीके से क्वेश्चन को क्यों फ्रेम किया गया, ताकि हम यहां पे जीरोस बना पाए। अगर मान लीजिए हमें इंफॉर्मेशन दी जाती x माइनस 1 और x माइनस 3 की, तो चलो x माइनस 1 तो हमें जीरो करके दे देता, लेकिन x माइनस 3 मतलब आप 3 पुट करते ना उस समय x की जगह पे, जब आप x की जगह 3 पुट करते तो ये जीरो होता ही नहीं। इसीलिए हमें ये दोनों उसके फैक्टर्स दिए गए हैं ताकि हम इस मोमेंट पे जब हम qx का यूज कर रहे हैं, qx के साथ वाली टर्म मतलब अपने नए डिवाइजर को हम जीरो बना पाए। तो ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट अपन इस और भी अच्छे क्वेश्चंस इस पे लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए। px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 दी गई है और कहा गया है लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट 1 होने का मतलब क्या है कि x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। डिग्री क्या थी, 4 थी, और जो हाईएस्ट डिग्री है वो वाली टर्म का जो मतलब हाईएस्ट पावर जो प्रेजेंट थी है ना, x की पावर 4, उसका जो कोफिशिएंट है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, मतलब x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। और हमसे ये पूछा गया, इंफॉर्मेशन भी दी गई कि P1 2 है, P2 4 है, P3 6 है, P4 8 है, तो फाइंड P5। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं ये कह दूं कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे P5 की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहां से आपको दिख गया P1 2 है, P2 4 है, P3 6 है, P4 8 है और P5 क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ी ना चल रहा है यार, गणित का क्वेश्चन चल रहा है। तो ऑफ कोर्स हम ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना कह देंगे कि P5 10 के बराबर होगा। कोई बात नहीं, यहां से हमें दिख गया 4 चीजें, 5वीं को भी हमने अपने मन से कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सॉल्विंग की। ठीक है, सॉल्विंग में अगर मैं आपको सबसे पहले कहूं कि आप पॉज करके सॉल्व करिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये करने वाले हैं कि आप कहोगे कि मैंने सर ले लिया कि P ऑफ x कुछ इस तरीके का है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट तो आपने बता ही दिया कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट रहने वाला है 1। ठीक है, आगे बढ़ा मैं, ax क्यूब मैंने मान लिया, bx स्क्वायर मैंने मान लिया, cx मान लिया और d मान लिया। ठीक है, ये मेरे पास मैंने नया पॉलिनोमियल अपना एज्यूम किया। अब मैंने कहा कि भाई P1 2 है, P2 4 है, P3 6 है, P4 8 है, मतलब सर आपने मेरे को 4 इंफॉर्मेशन दे दी है। तो मैं क्या करूंगा कि P1 की वैल्यू बोलूंगा कि 1 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d, और इसको बोल दूंगा कि आपने बताया था कि मुझे ये 2 है। फिर आप बोलोगे कि P2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसी तरीके से आप बोल दोगे कि 1 प्लस a 2 है ना, 16 प्लस 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d, और इसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए थी। फिर मैं ऐसे ही P3 लिखूंगा, फिर मैं ऐसे ही P4 लिखूंगा, और अब मेरे पास 4 इक्वेशन और 4 अननोन हो गए। अब मैं सॉल्व करता रहूंगा और मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा लेकिन इससे मेरा टाइम बर्बाद होगा। आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को शॉर्ट ट्रिक चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में इस आंसर को कैसे सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, आपने इस तरीके से अप्रोच किया, आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो कि 4 इक्वेशन 4 अननोन, आप जेईई के एग्जाम में यही करने थोड़ी ना बैठे हो कि आपको इक्वेशन सॉल्विंग करनी है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स हमें इस तरीके से प्रोसीड नहीं करना होगा, ऑल्दो इट इज नॉट इनकरेक्ट, बिल्कुल सही मेथड है। ठीक है, लेकिन ऐसा मेथड नहीं है जिससे हमारा टाइम बच पाए। हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कुछ फायदा उठाएंगे। फायदा कैसे उठाएंगे, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, आप चाहें तो इससे करके आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा करेक्ट मेथड होगा वो मैं जाता हूं। ठीक है, मेथड क्या होगा, मेथड में आप देखिए थोड़ी सी आपको पहले लॉजिकल रीजनिंग स्टार्टिंग में लगानी पड़ेगी। जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, जिस बेसिस पे आप P5 को तुरंत 10 बोल रहे थे, उसको आपको फिर से यूज करना पड़ेगा, लेकिन बस उससे आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, उस लॉजिक को यूज करना है। लॉजिक क्या था आपका, आपने एक पैटर्न पकड़ लिया था कि पैटर्न क्या मेरा मिल रहा है, यहां की जो वैल्यू है उसका ट्वाइस, यहां की वैल्यू का ट्वाइस हर बार आ रहा है। ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप देखिए कि P ऑफ x आपको ऐसा दिख रहा होगा 2x टाइप का, कुछ ऐसी चीज दिख रही है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि भाई x की पावर 4 होनी चाहिए और उसका कोफिशिएंट 1 आएगा।
तो हम px को 2x तो नहीं बोल सकते ना, px मेरा 2x तो नहीं हो सकता, फिर तो उसकी डिग्री कितनी रह गई, 1 रह गई, है ना। तो अब आप देखिए क्या करूंगा मैं ये सोचूंगा, ठीक है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या किया, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने एक पैटर्न डिसाइड कर ली। क्या पैटर्न आपने डिसाइड किया कि मुझे लगता है कि ये 2x चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 2x वाली वैल्यूज को ये फॉलो कर रहा है कब, सिर्फ उन 4 पॉइंट्स पे, 1 2 3 4 पे, बाकी थोड़ी ना, बाकी हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन पे पता नहीं फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, 5 पे कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं पता ना। तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं सबसे पहले मैंने कहा कि पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो, कर लिया 2x, ठीक है। अब यहां पे आपका एक स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है, आप एक नया फंक्शन या पॉलिनोमियल मान लो, आप एक नया पॉलिनोमियल मान लो। पॉलिनोमियल क्या मानो आप, px आप यहां से उठाओ जो पॉलिनोमियल दिया गया था, और यहां से पैटर्न उठाओ, पैटर्न क्या था आपका 2x, और दोनों के बीच में एक माइनस साइन लगा दो। तो hx हमने एक नया पॉलिनोमियल माना और इस पॉलिनोमियल को नाम मतलब एक्सप्रेशन दिया हमने px माइनस 2x। ये हमें खुद से करना है, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया जाएगा, हमें ये खुद से लेना है कि hx हम एक नया पॉलिनोमियल मानेंगे, ठीक है। तो जब hx को आपने px माइनस 2x एज्यूम किया तो आगे का प्रोसेस क्या होगा। अब आप देखिए क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमने ये क्यों माना है और उससे हमारे पास बेनिफिट क्या होता है। आप देखिए कि P1 मेरा 2 के बराबर है, अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो h1 आएगा, और h1 की वैल्यू कितनी होगी, P1 माइनस 2, ठीक है, P1 माइनस 2, और इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा फिर आगे बढ़े हम, h2 पे आए, h2 भी मुझे क्या दिखा, P2 माइनस 4, इसने भी क्या बना दिया, इसको 0 बना दिया। फिर आप देखो h3 ने क्या बना दिया, 0 बना दिया, h4 ने भी क्या बना दिया, 0, है ना। ये मेरे पास h1 h2 h3 h4 आ गए। तो आप कहोगे चलो आपने 0 0 बना लिया, इससे फायदा क्या हुआ मुझे। अब आप देखो कि जब hx की मैंने बात की थी तो hx की डिग्री क्या रही होगी, खुद से बताओ hx की डिग्री क्या रही होगी। px मेरे पास एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल था, अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल में से तुम 2x सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो तुम्हारे पास रिजल्ट कितना बचेगा, फिर से एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल ही बचेगा ना, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 था और 2x सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 ही रहने वाला है ना। तो हमारे पास hx क्या हुआ, hx एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल था। अब थोड़ी सी बात आपको क्लियर होती दिखाई देगी कि हमारे पास hx था, hx 4th डिग्री पॉलिनोमियल था, और h1 h2 h3 h4 0 है। इस बात से आप क्या मतलब निकालते हैं, इस बात का मतलब ये हो गया ना कि जब मैं x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहा हूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। भाई आप समझो hx एक पॉलिनोमियल था, h1 0 है तो इसका मतलब x माइनस 1 उसका एक फैक्टर होगा ना, h2 0 है तो इसका मतलब x माइनस 2 एक फैक्टर होगा, x माइनस 3 एक फैक्टर होगा, और x माइनस 4 भी एक फैक्टर होगा। इसलिए हमने कहा कि अगर मैं hx की बात करूं तो hx को मैं कैसे लिख सकता हूं, इन 4 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि ये 4 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां h1 h2 h3 h4 थे और इसी को हमने कह दिया कि hx इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन। सही है बात। अगर ये बात सही है तो अब हमें यहां से हम डायरेक्ट hx पे कमेंट नहीं करेंगे, अभी भी देखिए आप, हमें लीडिंग कोफिशिएंट यहां पे एडजस्ट करना होगा। आप देखिए आपने जो एक्सप्रेशन लिखा, अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं hx को, तब भी तो h1 h2 h3 h4 0 होंगे ना। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेरे को x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना रखना था, x की पावर 4 का कोफिशिएंट मेरा 1 ही था। hx में भी मेरा अगर कहूं तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट मेरा कितना था, 1 ही था। तो इसलिए मैं लीडिंग कोफिशिएंट को एडजस्ट करूंगा और यहां पे 1 लगाऊंगा। ये स्टेप नहीं भूलना है, इसकी वजह से मार्क्स कट सकते हैं। पॉजिटिव की जगह एक चीज लिखने में तुम्हारी चूक हुई और तुम उसको निगेटिव में स्कोर करके आ जाओगे, है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट का आप ध्यान रखिए। लीडिंग कोफिशिएंट आपको यहां से क्या दिख रहा था, 1। अब हमने कहा कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिखना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी hx का लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए 1। उसको एडजस्ट किया इसलिए हमने सिर्फ 1 लगा दिया। उसने कहा होता क्वेश्चन में कि लीडिंग कोफिशिएंट 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देते। ठीक है ना बात, आपको बात समझ में आ रही है। तो अगर hx की वैल्यू कुछ इस तरीके की थी और हमें निकालना था p5, तो क्या करेंगे, px, hx क्या था, px माइनस 2x इज इक्वल टू,
ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 यही था। अब मुझे क्या चाहिए, P5 चाहिए। आप चाहे तो अब Px भी निकाल सकते हैं ना। Px निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इंटू मतलब ये सभी का मल्टीप्लीकेशन और प्लस 2x करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फिलहाल P5 निकालना है। तो P5 निकालने के लिए x की जगह 5 पुट कर दीजिए। P5 माइनस 10 इज इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू हम देखें 2 और इंटू 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, ये 24 और प्लस 10 और आ गया। तो इसका मतलब P5 की वैल्यू कितनी होगी, 34। तो जितने लोग भी ये कह रहे थे कि P5 की वैल्यू 10 होनी चाहिए, उनको पता चल गया होगा कि ये चीज रॉन्ग है। P5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 34। ऑफ कोर्स आप इस मेथड से भी करोगे, ABCD निकालोगे और फिर 5 पुट करोगे तो आपको भी वही आंसर मिलेगा। P5 कितना आएगा, 34 ही आएगा। क्या इंपॉर्टेंट था, आपको सबसे पहले ये वाला स्टेप लिखने आना चाहिए। कैसे लिखेंगे ये, तो आप Px को एज इट इज यूज करिए, माइनस कर दीजिए आप किसको, जो यहां से पैटर्न मिल रहा है। आपने ये पैटर्न, ये एक नया पॉलिनोमियल बना लिया, उसके एक बार को डिग्री और लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में सोच लीजिए। इसकी डिग्री क्या होगी, 4 ही होगी, क्योंकि Px 4 डिग्री का था, लीडिंग कोफिशिएंट उसका 1 था, तो ये भी लीडिंग कोफिशिएंट Hx भी अपना 1 ही रखेगा। आप अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन की ब्यूटी कहां पे है, क्वेश्चन में ये कहा गया है P1, P2, P3 और P4 4 वैल्यूज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, और 4 वैल्यूज से ही हमारा 4th डिग्री पॉलिनोमियल बन पा रहा है। ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है कि हमें 4 इंफॉर्मेशन इसीलिए दी गई थी, इसलिए यहां से भी उसी लिए है कि भाई 4 अननोन से हम निकाल लेंगे। 4 इंफॉर्मेशन यहां पे देने का मतलब क्या हुआ कि 4 इंफॉर्मेशन से हम 4 फैक्टर्स उसके लिख पाए। कई बार मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि भाई मैं कोई पैटर्न ही नहीं ऑब्जर्व कर पाऊं, P1, P2, P3, P4 में कोई पैटर्न नहीं ऑब्जर्व हुआ। अगर नहीं पैटर्न ऑब्जर्व हुआ तो फिर आप यही सॉल्व करिए, आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाता है तो फिर आप इस मेथड से जाकर के अपना कैलकुलेशन कम करते हुए आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से ये 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आप एक काम करिए कि सबसे पहले तो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन थोड़ी सी आपको इसमें दिक्कत आएगी। मैंने कोशिश की है आपको डिलिबरेटली कि थोड़ी दिक्कत दूं, ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका और भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो कि सीधा उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। क्या है इस क्वेश्चन में, मैं एक बार को फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन। Px एक पॉलिनोमियल है 3rd डिग्री का, लीडिंग कोफिशिएंट जिसका 1 है। P1 की वैल्यू 1, P2 4, P3 9 दे दिया गया है। फाइंड P4। तो ब्यूटी आपको सबसे पहले अप्रिशिएट करनी है क्वेश्चन की, 1, 2 और 3 सिर्फ 3 वैल्यूज दी गई हैं, 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसके अलावा आप देखें तो हमारे पास पैटर्न हमारा विजिबल है, P1, P2, P3 पैटर्न विजिबल है। तो ये 2 पार्ट आपको सबसे पहले यहां से आपको देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं और फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। सोल्यूशन के साथ मैं कंटिन्यू करता हूं। सोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मुझे फंक्शन मानना होगा Hx, या फिर कहिए आप पॉलिनोमियल। तो Hx को क्या बोलूंगा मैं, Px एज इट इज लिख दूंगा और माइनस पैटर्न। पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, P1 1 है, P2 4 है, P3 9 है। तो पैटर्न मुझे दिखा x स्क्वायर का, ठीक है। मैं x स्क्वायर आंसर तो नहीं बोल सकता ना कि Px x स्क्वायर है, अब तो नहीं कोई P4 को 16 बोलेगा, ठीक है। तो Hx अगर Px माइनस एक्स स्क्वायर है तो Hx मेरा कौन सी डिग्री का टर्म हुआ, Px मेरा 3rd डिग्री था, माइनस एक्स स्क्वायर किया तो अभी भी डिग्री 3 ही होगी। यहां पे अगर मैं कहूं कि Px का लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट 1 था, तो अभी भी हमारे पास इस ऑपरेशन के बाद भी x क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही रहने वाला है। मतलब इसके बारे में कहें तो ये एक Hx 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जिसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई कि H1 इज इक्वल टू P1 minus 1 which is 0, H2 is also 0 and similarly H3 is also 0, ठीक है। तो अगर H1, H2, H3 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास Hx के 3 फैक्टर्स हो गए। क्या, x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, x माइनस 2 भी एक फैक्टर होगा और x माइनस 3 भी एक फैक्टर होगा। चूंकि ये तीनों फैक्टर्स हैं इसीलिए H1, H2 और H3 की वैल्यूज 0 के बराबर आती है। तो आप देखिए कि अगर मैं Hx की बात करूं तो कैसे लिख सकता हूं उसको, मैं कहूंगा कि इसके 3 फैक्टर्स हो गए, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये 3 फैक्टर्स हो गए। आप देखिए लीडिंग कोफिशिएंट अभी एडजस्ट करना बचा था, इसीलिए इतनी जगह छोड़ी गई है।
लीडिंग कोफिशिएंट आप एडजस्ट करेंगे तो यहां पे देखिए लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, मुझे चाहिए भी क्या था, लीडिंग कोफिशिएंट 1 ही चाहिए था, इसलिए मैं यहां पे कुछ नहीं चेंज करूंगा, बस 1 लिख दूंगा। अब आप देखिए कि अगर मेरे पास hx मेरा था क्या, px माइनस एक्स स्क्वायर, और उसकी वैल्यू मुझे इधर दिख गई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो मैं बहुत आसानी से फोर्थ निकाल सकता हूं। क्या करूंगा, x की जगह पे 4 रखूंगा, p4 आएगा, माइनस आ जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 4 रखिए आप इधर 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या किया, x की जगह पे हमने बस 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 3 इंटू 2 6 और प्लस 16, मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि p4 की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें तो खैर क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था हमारे लिए, क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल सा था, इजी सा था, कोई खास दिक्कत इसमें आपको नहीं आई होगी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इस पे आप थोड़ा खुद से समय दीजिएगा, ज्यादा समय चाहिए होगा तब जाकर के क्वेश्चन आपसे पहली बार में सॉल्व होगा, क्योंकि आप इस तरीके का क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल में भी नहीं देखे, आपको लॉजिकली अपने थोड़ा सोचना होगा। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप उसको अप्रिशिएट कर पाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, फिर से वही लीडिंग कोफिशिएंट आपको यहाँ दिखेगा नहीं कि लीडिंग कोफिशिएंट तो बताया नहीं गया है, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा अगर अपना आप माइंड ओपन रखें, थोड़ा ज्यादा आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर देखें हम तो कैसे आएगा, आप देखिए सबसे पहले एफ आर की वैल्यू 1/r है, कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि f6 की वैल्यू 1/6 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसने किसी ऐसी सिचुएशन में खुदा न खास्ता कहीं से f1 1 हो गया, f2 1/2, f3 1/3, f4 1/4, f5 1/5 हो गया, कैसे हो गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो गया। ठीक है, तो f6 1/6 होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि fx इज इक्वल टू 1/x की बात करें तो 1/x तो पॉलिनोमियल भी नहीं रहा, 1/x पॉलिनोमियल तो नहीं होता है। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले तो हमें यही दिक्कत आई कि भाई पैटर्न जो है मेरा, अगर मैं ऐसे सोचूं कि मतलब मान लो मैं fx माइनस 1/x लेता हूं, मान लो किसी ने ऐसे सोचा कि मैं एक नया फंक्शन लेता हूं hx, और hx मैं ऐसा मान लेता हूं fx माइनस 1/x, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर मेरा, चलो fx तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल था, उसमें से 1/x जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो hx तो पॉलिनोमियल ही नहीं रह गया। hx अगर पॉलिनोमियल नहीं रह गया तो रिमाइंडर थ्योरम किस पे लगाओगे, इस पे थोड़ी ना 1/x पे रिमाइंडर थ्योरम लगता है। ठीक है, आपको इसीलिए क्या करना है, पॉलिनोमियल लेना है, और आपके पास पैटर्न बस यही है, इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं है। तो पैटर्न हम कैसे लें, या फिर पॉलिनोमियल हम कैसे बनाए कि ये पैटर्न भी फॉलो कर ले, खुद से ये सोचिए आप अगर देखेंगे तो यहां पे आप देखिए आपके पास 5 वैल्यूज दी गई हैं r की। यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास 3 वैल्यूज दी गई थी, 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल था, इसलिए यहां पे 3 वैल्यूज दी गई थी। यहां पे आपके पास 5 वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन पॉलिनोमियल fx के बारे में देखें तो fx तो 4th डिग्री का ही दिख रहा है, तब 5 चीजें क्यों दी गई? इतना अच्छा एग्जामिनर नहीं होता कि आपको जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, कम ही देता है कुछ। ठीक है, तो आप देखिए hx को अगर आप ये सोचें कि मैं एक नया ऐसा hx लेता हूं, ये ऐसा कुछ लेने की जगह पे मैंने hx को ले लिया x इंटू fx माइनस 1। अब देखिए आप, जब आप इस पैटर्न की बात करेंगे तो ये पैटर्न भी फॉलो होगा। h1 को 0 बनाया जा सकता है, h2 को 0 बनाया जा सकता है, h3 को 0 बनाया जा सकता है, h5 को भी 0 बनाया जा सकता है। तो ये पैटर्न फॉलो हो गया यहां पे। चलो h1, h2, h3, h4, h5 ये सभी कितने हैं? 0 के बराबर है, ये बात ठीक है। अब देखिए आगे, ये पॉलिनोमियल है क्या? हाँ ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल है, लेकिन अब आप इसमें क्वेश्चन समझिए कि x के साथ जब आपने 4th डिग्री के पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट कैसा बना? 5th डिग्री का पॉलिनोमियल बना। अब अगर ये 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऑफ कोर्स इसके 5 रूट चाहिए ना हमें लिखने के लिए रिमाइंडर थ्योरम, तो 5th डिग्री का पॉलिनोमियल था, इसलिए हमें यहाँ पे 5 इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन में 5 इंफॉर्मेशन हमें इसीलिए दी गई है क्योंकि ये हमारा hx जो है वो 4th नहीं 5th डिग्री का पॉलिनोमियल हमें बनाना पड़ रहा था। पिछली बार तक ठीक था, 3rd डिग्री का बना लिया था, लेकिन इस बार चूंकि इस तरीके का कुछ पैटर्न है इसलिए हमें क्या करना पड़ा, 5th डिग्री का पॉलिनोमियल hx लेना पड़ा। ठीक है, होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि hx क्या है मेरा, h1, h2, h3, h4, h5 0, मतलब 5 फैक्टर्स हो गए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5।
ठीक है, फिर से जगह छोड़ी गई है, किसके लिए छोड़ी जाती है? लीडिंग कोफिशिएंट के लिए। अब यहां पे मुझे लीडिंग कोफिशिएंट नहीं पता है, क्या करूं अब मैं? ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट तो कहीं दिया नहीं गया कि भाई fx का लीडिंग कोफिशिएंट क्या था। अगर fx का लीडिंग कोफिशिएंट दे दिया जाता तो 5th डिग्री मतलब x को जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते तो वही चीज x की पावर 5 का भी कोफिशिएंट बन जाती, लेकिन वो तो पता नहीं था। अब क्या करें? ठीक है, तो अब आप खुद से सोचिए कि क्या कर सकते हैं। यहां पे आप ये कर सकते हैं कि अगर मैंने यहां पे आप ऐसे कह लीजिए कि इसको hx इज इक्वल टू इतना था, अगर मैंने यहां पे h0 की बात करी, क्या मैं चाह रहा हूं कि ये वाला हमें टर्म x से दिक्कत होगी। अगर मैं यहां पे x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो h ऑफ 0 इसने क्या बना दिया? k इंटू, यहां से देखिए आप -1, -2, -3, -4 और -5 ले लिया। ठीक है, h0 कितना हो गया? इसके बराबर आया। वहीं पे अगर यहां से देखूं मैं ऊपर से, तो यहां पे h0 क्या सजेस्ट कर रहा है? h0 ये सजेस्ट कर रहा है कि h0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? -1 होनी चाहिए थी। हमने ऐसा इसलिए किया, 0 क्यों लिया? ताकि ये वाला टर्म हमारा खत्म हो जाए। आप देखो fx में हम क्या रख सकते थे? 1 2 3 4 5 रख सकते थे। तो 1 2 3 4 5 अगर रखते तो हर बार तो 0 बन ही रहा है ना, वो तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। k के लिए क्या करें? तो हमने इसीलिए 0 यूज किया ताकि यहां पे x जब 0 हो जाएगा तो इस टर्म खत्म हो जाएगी। अब ये टर्म खत्म हो जाएगी तो h0 हमें पता चल गया, और वही h0 हमने यहां से k के टर्म्स में लिख लिया है। तो अब जब हमारे पास एक बार h0 आ गया तो यहां रख दो। h0 कितना था? -1 इज इक्वल टू, यहां से आप देखिए -k इंटू इधर कितना आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये 120 है ना। तो आप देखेंगे कि k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है अपनी? 1/120। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट इसका मतलब hx में क्या रहने वाला था? 1/120 रहने वाला था। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो hx वैसे तो क्या है? x इंटू, अब यहां पे हम फिर से पुट कर रहे हैं, hx क्या था? x fx -1 इज इक्वल टू लीडिंग कोफिशिएंट 1/120, और आप आगे लिखेंगे x -1, x -2, x -3, x -4 और x -5। अब आप रख सकते हैं क्या? x की जगह पे 6, तो x की जगह 6 रख दीजिए। 6 f6 -1 इज इक्वल टू 1/120। इधर कितना आएगा? 5 4 3 2 1, मतलब ये कितना हो गया? 120 हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 बचा, +1 2 हो गया। तो f6 की वैल्यू आप कह सकते हैं क्या कि ये 1/3 के बराबर होगी। अपना आंसर क्या होगा? 1/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का मेनली क्वेश्चन इन दोनों टाइप्स का कह लीजिए रिमाइंडर थ्योरम से जो ज्यादातर हमें पूछा जाता है, ज्यादातर हमें यूज करना पड़ता है। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया था जिसमें हमने कहा था कि दो अलग अलग डिवाइजर्स हैं, उनके मल्टीप्लीकेशन से कोई जब डिवाइजर के तौर पर यूज किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे लिए रिमाइंडर थ्योरम के। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको थोड़ा अपना माइंड ज्यादा यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को एक्चुअली ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। 5 यहाँ पे टर्म्स हैं, 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, इन सब में तो 3rd डिग्री ही था, 3 ही इंफॉर्मेशंस थी, तो आप इनको ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको ऑफ कोर्स अभी क्वेश्चन इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर के इस टॉपिक पे आपकी आगे कमांड हो पाएगी। तो ये यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है रिमाइंडर थ्योरम का। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करते हैं लॉग्स की। थैंक यू ऑल।